चलो देखो, आकृति तक तुमको भी पढ़ा दी थी तुम लोगों को, सबको समझ में आ गया था कैसे कैसे आकृतियां बनती है, मीथेन, इथीन, मिथाइल ना। तो अब फिर से आगे बढ़ते हैं आईयूपीएसी नामकरण की तरफ। हालांकि मैंने डिस्कस कर दिया था, लेकिन कुछ कारण की वजह से फिर से रिपीट करना पड़ रहा है। चलिए, तो आईयूपीएसी नामकरण की चर्चा करते हैं। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि नामकरण की जब व्यवस्था लाई गई, यानी कि कार्बनिक यौगिकों का जब नाम लिखना हुआ, तो उसमें बहुत सारी विधियां दी गई। जैसे जब सबसे पहले जब कार्बनिक यौगिक खोजे गए होंगे, तो उनका नाम इस आधार पर दिया गया कि उनको किसने खोजा है, मतलब किस वैज्ञानिक के द्वारा वो खोजे गए, या फिर कहां से वो खोजे गए, यानी कि उसका स्रोत क्या है। ठीक, तो जो सबसे पहले किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखा गया, उसका नाम बताया गया, वो इस आधार पर था कि उसका स्रोत क्या है या फिर वो कहां से खोजा गया है। ठीक है, लेकिन बाद में ये जब एक नाम के कोई भी कार्बनिक यौगिक होता था, तो उसको उस स्रोत के आधार पर या वैज्ञानिक के आधार पर उसको पहचानना बड़ा ही मुश्किल हो जाता था। ठीक है, क्यों पहचानना मुश्किल हो जाता था? क्यों? क्योंकि उसी नाम के अगर उसी वैज्ञानिक ने मान लो दूसरा कोई कार्बनिक यौगिक खोज दिया, तो मेरी बात समझ में आ रही है, तो आप उन दोनों चीजों को मिक्स करने लगेंगे, उनमें अंतर बताना आपके लिए आसान नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद जब ये सोचा गया कि कार्बनिक यौगिकों के लिए कोई सिस्टम लाया जाए नाम लिखने का, ताकि उस सिस्टम से हम लोग जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं सबका नाम आसानी से लिख पाए अलग अलग तरीके से। ठीक है, जिसपे एक पूरा रूल लागू होता हो। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखने का प्रक्रिया चालू हुआ, तो इसमें जो सबसे पहला सिस्टम आया वो था कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग का क्या मतलब है? मतलब हर कार्बनिक यौगिक का नाम एक कॉमन नाम पे रख दिया जाता था, मतलब उसको अपने आप ही रख दिया जाए, एक कॉमन नाम के हिसाब से रख दिया जाए, मतलब उसमें कोई सिस्टम नहीं था। समझ में आ रहा है बात? सिस्टम तो था, लेकिन उतना एप्रोप्रिएट नहीं था कि वो हर एक यौगिक पर लागू हो जाए। सबसे पहला क्या था? स्रोत के आधार पर, वैज्ञानिक के नाम के आधार पर। दूसरा क्या है? कॉमन नेम। कॉमन नेम का मतलब एक सिस्टम तो बनाने का प्रयास किया गया जिसमें हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का एक नाम दिया करते थे, लेकिन उस नाम का उतना महत्व नहीं आज के समय में है। क्यों? क्योंकि उस नाम, वो जो कॉमन नेम था वो उतना अप्रोप्रिएट नहीं था, मतलब उतना सही नहीं था हर कार्बनिक यौगिक के लिए। समझ में आया? तो सबसे पहले स्रोत और वैज्ञानिक के आधार पर, फिर कॉमन नेमिंग आई, फिर जब वो भी उतनी सही नहीं लगी तो और इंप्रूव किया गया और चीजों को सही किया गया, और जो सबसे फाइनल आज के समय पर जो नाम इस्तेमाल किया जाता है वो आईयूपीएसी के द्वारा दिया हुआ नाम इस्तेमाल किया जाता है। तो मॉडर्न नेम, आज के समय का जो मॉडर्न नेम है किसी भी कार्बनिक यौगिक का, वो आईयूपीएसी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और आईयूपीएसी के द्वारा दिया गया कार्बनिक यौगिक का नाम का जो सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, ठीक है, देखो आईयूपीएसी क्या है इसमें, ये एक संस्था है। कैसी संस्था है? ऐसी संस्था जिसको केमिस्ट्री के बारे में कोई भी निर्णय लेने का पूरा अधिकार दिया गया है। समझ में आता है? आईयूपीएसी से मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बारे में कोई भी इंटरनेशनल अगर रूल रेगुलेशन नियम कानून बनाना चाहेगी तो वो बनाएगी, और उसको हर एक केमिस्ट को उस बात को मानना पड़ेगा। समझ में आया? उसी के अनुसार हर एक चीजें चलेंगी। तो आईयूपीएसी ने कार्बनिक यौगिकों के नामकरण का एक सिस्टम बनाया, उसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं आईयूपीएसी नामकरण। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब इस नामकरण को कैसे समझते हैं जरा उसको देखिएगा। देखिए, जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था, आज फिर बता देता हूं। अनमोल, इसका नाम क्या है? एक बैठा है, इसका नाम है अनमोल, अनमोल सिंह ना। ठीक है, वैसे मैं एक नाम और लिख रहा हूं, दो नाम मैंने आपके बोर्ड पर लिखे हैं। जरा इन दो के दोनों नामों में कुछ चीज ऐसी होंगी जो दोनों में सेम होंगी, एक जैसी होंगी, कुछ ऐसा होगा जो दोनों में अंतर होगा। जरा देखना, दोनों नामों में एक समानता है, वो क्या? कि दोनों नामों में एक मुख्य नाम हमको देखने को मिल रहा है। जैसे इस नाम में जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक मुख्य नाम मिलेगा। जैसे मुझे इसको बुलाना होगा तो मैं इसको सिंह करके नहीं बुला सकता। अगर 4 लोग के ग्रुप में ये खड़ा है, चारों में 2 सिंह है, 2 गुप्ता है, तो मैं सिंह बुलाऊंगा तो इसका मतलब मैं दोनों में कंफ्यूज हो जाऊंगा कि कौन सा है। लेकिन
एक का नाम अनमोल है, एक का नाम अनूप है, तो मैं अनमोल बोल दूंगा तो यहां से मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं अनमोल की बात कर रहा हूं। यानी कि एक नाम में आपका क्या होता है, मुख्य नाम होता है। समझ में आ रहा है बात? तो ये क्या है, अनमोल क्या है, मुख्य नाम है। ठीक है, वैसे यहां पर आदर्श क्या है, मुख्य नाम है। कोई दिक्कत? ठीक है, अब जरा देखो, अनमोल के आगे सिंह लगा है, इसका मतलब मुख्य नाम के आगे कुछ चीज लगाई जाती है जो उस व्यक्ति की पहचान को और ज्यादा प्रभावित करती है। समझ में आ रहा है? जिससे मैं उसके लिए और स्पेसिफिक हो जाता हूं कि हाँ यही वो व्यक्ति है। ठीक है, अगर मुझे अनमोल को बुलाना है, दो अनमोल बैठे क्लास में, एक अनमोल सिंह है, एक अनमोल गुप्ता, तो मैं क्या कहूंगा, अनमोल सिंह कह दूंगा तो मैं इसको पक्का से पहचान लूंगा, लेकिन केवल अनमोल कहूंगा तो मैं फिर से दुविधा में पड़ जाऊंगा। समझ में आ रही बात? इसका मतलब नाम में जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो उस प्राणी के लिए स्पेसिफिक हो जाती हैं, उसको बताने का ही प्रयास करती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपके कोई भी व्यक्ति है, कोई भी चीज है, उसका नाम में एक उसका मुख्य नाम होता है और मुख्य नाम के आगे भी लिखी हुई कुछ चीजें हो सकती हैं जो उसको और अच्छे से प्रभावित करती है। समझ में आया? वैसे देखो यहां पर भी मुख्य नाम है, तो मुख्य नाम के आगे यहां भी कुछ लिखा हुआ है जो उस व्यक्ति को और भी ज्यादा स्पेसिफाइड कर देती है कि हाँ यही वो प्राणी है। समझ में आया? तो यहां पर तो मुख्य नाम के पीछे कुछ लिखा हुआ है, यहां भी मुख्य नाम के पीछे मतलब आगे कुछ लिखा हुआ है, यहां भी आगे कुछ लिखा हुआ और यहां भी आगे कुछ लिखा हुआ है। वैसे जरा देखिएगा गौर से, यहां पर मुख्य नाम के पहले भी कुछ लिखा हुआ है, कुमार आदर्श गुप्ता। यानी कि जब भी कोई नाम लिखा जाएगा तो दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक जो सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी नाम में, वो क्या होता है, मुख्य नाम, और उसके बाद मुख्य नाम के आगे क्या लिखा हुआ है और मुख्य नाम के पीछे क्या लिखा हुआ है। समझ में आ रही बात? तो किसी भी प्राणी के, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी चीज के अगर नाम दिया जाएगा तो एक तो उसका मुख्य नाम होगा, और हो सकता है अगर उसको हम स्पेसिफाई ना कर पा रहे हैं उसके मुख्य नाम से, तो उसके मुख्य नाम के आगे कुछ लगाएंगे या तो उसके मुख्य नाम के पीछे कुछ लगाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये क्या कर देगा, ये जो मुख्य नाम के आगे और मुख्य नाम के पीछे चीजें लगी हुई हैं, ये उस व्यक्ति को, उस चीज को और भी ज्यादा स्पेसिफिक बना देती है, उसी के लिए ये चीजें दे दी जाती है। समझ में आई बात? ठीक है, लेकिन एक बात बताना, अगर उस व्यक्ति का मैं मुख्य नाम ही ना लिखूं तो क्या उसको पहचान पाना आसान है मेरे लिए? नहीं। इसका मतलब किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी भी प्राणी को पहचानने के लिए जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि उसका मुख्य नाम पता होना चाहिए। समझ में आया? तो वैसे ही कोई भी नाम बिना मुख्य नाम के लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो आयुपीएसी नामकरण क्या बताता है? आयुपीएसी नामकरण ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि कार्बनिक यौगिकों के नाम को लिखने की प्रक्रिया को समझाता है। इसका मतलब जब भी मैं कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखूंगा तो उसमें भी सब चीजों की तरह एक मुख्य नाम तो होगा ही होगा। समझ में आया? तो कार्बनिक यौगिकों का नाम, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर अब हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखना सीख रहे हैं। तो कार्बनिक यौगिकों के नाम में भी क्या एक मुख्य नाम होना आवश्यक है? ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहां पर बीच में लिख दिया मुख्य नाम। मुख्य नाम यानी कि मेन नेम। कोई दिक्कत किसी को? अब मैं मुख्य नाम के आगे भी कुछ लिख सकता हूं और मुख्य नाम के पीछे भी कुछ लिख सकता हूं। कोई दिक्कत है? ठीक है, देखिएगा, मुख्य नाम के आगे कार्बनिक यौगिक के नाम लिखने में, जब हम कार्बनिक यौगिक का नाम लिखेंगे और मुख्य नाम के आगे कुछ चीज लिखेंगे, अच्छा आगे है तो अणु है कि पूर्व है? अणु है ना, तो आगे मतलब अणु, तो इसी को बोलते हैं अनुलग्न। क्या बोलते हैं? अनुलग्न। यानी कि जो भी आपके मुख्य नाम के आगे लगाया जाएगा, उस जो भी चीजें मुख्य नाम के आगे लगेंगी उसको क्या बोल देंगे? अनुलग्न। क्या बोल देंगे? और मुख्य नाम के पीछे जो चीज लगी होगी वो पूर्व है, इसलिए उसका नाम हो जाएगा पूर्वलग्न। क्या हो जाएगा? पूर्वलग्न। पूर्वलग्न और अनुलग्न की कहानी समझ में आई? ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सफिक्स और इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। बोलो, कोई समस्या यहां तक? ठीक है, तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम आपको इसी रूप में दिखेगा, इधर लगेगा प्रीफिक्स, उसके बाद मेन नेम, उसके बाद सफिक्स। पूर्वलग्न, मुख्य नाम, अनुलग्न। समझ में आया? अच्छा एक बात बताना, क्या प्रीफिक्स
यानी कि पूर्व लग्न लगना उस कार्बनिक यौगिक के लिए जरूरी है क्या? नहीं। अरे पूर्व लग्न हो चाहो ना, मुख्य नाम होना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो आपको ये जरूरी नहीं है कि किसी कार्बनिक यौगिक में पूर्व लग्न मिल जाए देखने को, ठीक है? तो हो सकता है वो मिले भी, हो सकता है ना भी मिले। समझ में आ रहा है? ठीक है। वैसे सफिक्स की भी बात है, हो सकता है सफिक्स देखने को मिले, हो सकता है सफिक्स देखने को ना मिले। लेकिन अभी आपको बताऊंगा मैं, तो सफिक्स दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक तो आपको मुख्यतः हमेशा ही देखने को मिलेगा। खैर, अभी इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि मुख्य नाम है, मुख्य नाम के पहले पूर्व लग्न है और मुख्य नाम के आगे क्या है? अनुलग्न है। ठीक है, चलिए देखिए, इधर देखिएगा जरा गौर से। जो प्रीफिक्स है आपका, ये देखो, मेन नेम को यानी कि मुख्य नाम को, कार्बनिक यौगिक के मुख्य नाम को बोलते हैं वर्ड रूट। क्या बोलते हैं? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या बताता है? वर्ड रूट भी बोलते हैं और इसको एल्क से भी लिखते हैं, वर्ड रूट या फिर और ALK, एल्क। ठीक है, तो मुख्य नाम आपका कार्बनिक यौगिक में, जो आपके कार्बनिक यौगिक का मुख्य नाम होता है, उसको हम लोग वर्ड रूट से बोलते हैं या तो फिर किससे बोलते हैं? एल्क से बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, देखो वहां पर सफिक्स है और यहां पर पीछे क्या है? प्रीफिक्स। ये जो आपका प्रीफिक्स है, ये दो प्रकार का हो सकता है। ठीक है, दो प्रकार का प्रीफिक्स हो सकता है। अगर दो प्रकार का प्रीफिक्स है तो एक को मैं P2 बोल दूंगा और दूसरे को क्या बोल दूंगा? P1, या फिर P1 और P2। कहानी समझ में आ रही है? वैसे ही दो प्रकार का सफिक्स भी हो सकता है, दो प्रकार का सफिक्स भी हो सकता है। जैसे एक सफिक्स को अगर मैं S1 कहूंगा तो दूसरे सफिक्स को मैं क्या बोल दूंगा? S2। पूरी कहानी समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? तो जरा गौर से देखना, अगर मुझे IUPAC नामकरण करना है तो मेरे सामने एक फॉर्मेट बन के आ रहा है अपने आप। जरा उस फॉर्मेट को देखिएगा। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? P2, फिर क्या लिखूंगा? P1, फिर क्या लिखूंगा? एल्क, उसके बाद क्या लिखूंगा? S1, फिर क्या लिखूंगा? S2। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो IUPAC नामकरण का फॉर्मेट हमारे सामने यहां पर बन के क्या है? तैयार है। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? तो यह है IUPAC नामकरण का फॉर्मेट, जो हमको हमेशा ही याद रहना चाहिए। अगर मुझे नाम लिखना है तो मैं इसी फॉर्मेट में लिखूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आप कभी भी जो P2 होगा उसको मेन नेम के पीछे नहीं लिख सकते, उसको आपको हमेशा मेन नेम के पहले ही लिखना है। अभी मैं सब समझाऊंगा कि P2 क्या है, P1 क्या है, अल्क क्या है, S1 क्या है, S2 क्या है, लेकिन उससे पहले ये बात आपके लिए जानना ज्यादा जरूरी है कि क्या फॉर्मेट है जिसमें आप किसी भी IUPAC मतलब कार्बनिक यौगिक का नामकरण करेंगे। ठीक है, तो IUPAC के हिसाब से जो फॉर्मेट आपको दिया गया किसी भी कार्बनिक यौगिक के नाम लिखने का, वो यही है। इतनी कहानी समझ में आ रही है? चलिए उतारिए यहां तक। चलिए, यहां तक की कहानी हो गई है। अब एक एक चीज की चर्चा करते हैं। चलो अब देखो, एक एक चीज की चर्चा करते हैं। P2 क्या है, P1 क्या है, अल्क क्या है, S1 क्या है और S2 क्या है। मिटा दें इसको। देखो, मैं यहां पे आपके सामने वो फॉर्मेट लिख के फिर से दिखा देता हूं। क्या फॉर्मेट था बोलिएगा? P2, P1, एल्क, S1, S2। कोई दिक्कत? ये हो गया आपके सफिक्स, ये आपका क्या है? मेन नेम, और ये क्या है? प्रीफिक्स। ये क्या है? चलो ठीक है, यहां पर लिखने की जगह नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूं। ये क्या है? प्रीफिक्स। ठीक है, चलिए अब कौन सा प्रीफिक्स क्या बताता है और कौन सा सफिक्स क्या बताता है, मेन नेम क्या बताता है, इस चीज को देख लीजिए। देखो, ये जो P2 है ना, P2 ये बताता है सब्स्टिट्यूएंट के बारे में जानकारी। सब्स्टिट्यूएंट यानी कि आपके दिए हुए कार्बनिक यौगिक में कितने प्रतिस्थापक हैं। समझ में आ रहा है? सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, ये P1 क्या बताता है? P1 ये बताता है कि आपकी दी हुई कार्बन जो चेन है वो
यानी कि कार्बन की जो श्रृंखला है वो खुली है कि बंद है? बंद यानी कि साइक्लिक। तो साइक्लिक चेन होगी तो हम लोग को P1 लगाना पड़ेगा साइक्लो। अगर नहीं है, अगर खुली श्रृंखला है तो हम लोग P1 का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये देखो ये अल्क है, मेन नेम क्या है ये क्या बताता है? अल्क बताता है कि आपके दिए हुए कार्बनिक यौगिक की जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है उसमें कितने कार्बन हैं, है ना। जैसे उदाहरण के लिए मान लो तुमको ये कार्बनिक यौगिक दे दिया गया, ठीक है। तो इसमें अगर आपकी जो मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी वो ये वाली होगी। अभी सिखाएंगे कैसे चुनते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो ये होगी आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला। ये क्या, ये वाली मुख्य कार्बन श्रृंखला नहीं है, ठीक है। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? वही यहां पर अल्क है। यानी कि अल्क क्या बता रहा है? आपके दिए हुए कार्बनिक यौगिक में जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है उस कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है उसका क्या नाम है, वही हम यहां पर लिखेंगे। आ रही बात समझ में? तो अल्क के लिए हम, अल्क हमारा किस चीज के लिए उपयोग होता है? आपके मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन हैं, ठीक है। तो अल्क क्या बताएगा? नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन दिए हुए, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाइए S1 पर। देखो S1 क्या बताएगा? S1 ये बताता है कि आपकी दी हुई कार्बन श्रृंखला सिंगल बंध से है तो इन, डबल बंध से है तो इन, और ट्रिपल बंध से है तो, मेरी बात समझ में आ रही है? तो S1 जो है वो क्या बताता है कि आपकी मुख्य कार्बन श्रृंखला में सिंगल बंध है, डबल बंध है कि ट्रिपल बंध है। कहानी समझ में आ रही है? ये जो S2 है, S2 क्या बताता है? S2 ये बताता है कि आपकी जो भी कार्बनिक यौगिक हैं उसमें मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा है। जैसे यहां पर मैं COOS लगा दे रहा हूं, ठीक है। तो इस पूरे कार्बनिक यौगिक का जो भी गुण है वो इसके वजह से बताया जा रहा है, COOS की वजह से, ठीक है। यही यहां पर है मुख्य क्रियात्मक समूह। क्या है? मुख्य क्रियात्मक समूह। तो इसी की वजह से हम पूरी कार्बन चेन की जो भी हमारा कार्बन का गुण है वो इसी के चलते बताया जा रहा है। तो S2 में हम इसी को लिखने का प्रयास करते हैं। किसको लिखेंगे? मुख्य क्रियात्मक समूह को, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या फिर मुख्य क्रियात्मक समूह। यहां तक की कहानी समझ में आई कि नहीं आई समझ में? तो फॉर्मेट क्या था? P2 P1 L S1 S2, ठीक है। P2 किसको बताता है? सब्स्टिट्यूएंट को। P1 किसको बताता है? साइक्लिक है कि नहीं है। L किसको बताता है? कार्बन कितने हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला में। S1 क्या बताता है? एन, इन, आइन, सिंगल, डबल, ट्रिपल। और S2 क्या बताता है? मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा है। यहां तक की कहानी समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ जाएं। देखो अब जरा यहां पर देखो, नंबर ऑफ कार्बन को देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो कितने कार्बन दिए हुए हैं आपकी कार्बन श्रृंखला में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्क। क्या बोलते हैं? एल्क बोलते हैं, या फिर आप वर्ड रूट बोल दीजिए, दोनों की बात है, ठीक है। अब देखो ये जो एल्क है वो क्या बताता है कि आपके दिए हुए कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन मौजूद हैं। तो अगर कार्बन श्रृंखला में केवल एक कार्बन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? मिथ। क्या बोलेंगे? अगर 2 कार्बन होगा तो उसको बोलेंगे एथ। क्या बोलेंगे? 3 कार्बन होगा तो उसको बोलेंगे प्रॉप। क्या बोलेंगे? 4 कार्बन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ब्यूट। क्या बोलेंगे? ब्यूट, ठीक है। 5 कार्बन हुआ तो पेंट, 6 कार्बन हुआ तो हेक्स, 7 कार्बन हुआ तो हेप्ट, 8 कार्बन के केस में ऑक्ट, 9 है तो नियो बोल दो, नॉन बोल। 10 कार्बन है तो, कहानी समझ में आ रही है? ये हो गया आपके मुख्य कार्बन श्रृंखला में जितने भी कार्बन मौजूद हैं,
उसकी गिनती, अगर मुख्य कार्बन श्रृंखला में एक नाम है तो मेथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रॉप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट, छह है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, आठ है ऑक, नौ है नियो, 10 है डेक। ठीक है, तो मुख्य कार्बन श्रृंखला में जितने कार्बन होंगे उसके हिसाब से आपका उसका क्या नाम होगा वो यहां पर लिखा जा चुका है। ठीक है, अब जैसे देखो मान लो दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या लिखोगे? एथ, कुछ भी नहीं है आपके में, कोई भी P2 नहीं है, कोई भी P1 नहीं है, खाली दो कार्बन है, तो दो कार्बन है तो एथ है, और दो कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो केवल दो चीजें हैं, दो कार्बन है, दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो दो कार्बन है तो ये सब तो खत्म कहानी हो गया, ना तो साइक्लिक हो ना तो कोई भी प्रतिस्थापक है, तो क्या होगा? केवल मुख्य नाम एथ, क्या हो जाएगा? दो कार्बन के लिए एथ। ठीक है, और वो दोनों किससे जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या उपयोग करते हैं? एन, तो क्या नाम हो जाएगा? एथेन। क्या नाम हो जाएगा? इथेन। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही हम लोग नाम लिखने का प्रयास करेंगे। अभी थोड़ा सा मैं आप लोगों को ऐसे बता रहा था, तो इतनी कहानी समझ में आएगी सबको? आगे बढ़ रहे हैं? ठीक है, चलिए। अच्छा, जो कितने कार्बन हैं आपकी कार्बन मतलब दिए हुए कार्बनिक यौगिक में, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है? मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना पड़ता है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था ना, उसमें बहुत सारे कार्बन थे, लेकिन मैंने एक मुख्य कार्बन श्रृंखला पकड़ी थी। तो आपको दिए हुए कार्बनिक यौगिक में पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना पड़ेगा, तब आप पता कर पाएंगे कि उसमें कितने कार्बन मौजूद हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपको काफी सारी चीजें सीखनी है, एक एक स्टेप से चलना पड़ेगा। सबसे पहला काम, अगर मुझे नामकरण करते समय जो सबसे पहला कार्य करना है वो ये करना है कि जब भी मुझे कार्बनिक यौगिक मिलेगा तो मैं सबसे पहले उसमें जो मुख्य क्रियात्मक समूह होगा उसका चयन करूंगा। क्या करूंगा? कोई भी कार्बनिक यौगिक मिले, मैं सबसे पहले नाम लिखने नहीं दौड़ूंगा, सबसे पहले मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन करूंगा। ठीक है, अगर वहां पर मौजूद हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो आगे बढ़ जाऊंगा। तो कार्बनिक यौगिक का नाम लिखते समय सबसे पहला कार्य क्या है? पीएफजी का सिलेक्शन, मुख्य क्रियात्मक समूह का सिलेक्शन, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सिलेक्शन। समझ में आ रहा है बात? तो सबसे पहले अगर मुझे किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखना है तो मुझे मुख्य क्रियात्मक समूह चुनना पड़ेगा। अब उसी मुख्य क्रियात्मक समूह को चुनने का प्रक्रिया थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे मैं तुमको अगर बताऊं, चलो ठीक, देखो अभी इस केस में जब भी आप नाम लिखेंगे तो कुछ आपको प्रक्रियाएं करनी है। मैं शुरू से समझा देता हूं ताकि हम उसी क्रम में चलें। जैसे हमको नाम लिखने को बोला जाएगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मुख्य क्रियात्मक समूह चुनूंगा। ये क्या है? यहाँ पे COS मेरा मुख्य, अभी कैसे चुनते हैं ये टेंशन नहीं लेना है, बस अभी मैं बता रहा हूं। तो जब नाम लिखने को आएगा तो कैसे कैसे करेंगे वो बता रहा हूं मैं। सबसे पहले मैं चुनूंगा मुख्य क्रियात्मक समूह, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जैसे मैंने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप चुन लिया, मेरे कार्बनिक यौगिक का नाम लिखने का पहला प्रक्रिया कंप्लीट हो गया। वो क्या था? पहला प्रक्रिया है पीएफजी को चुनना। क्या है? पीएफजी को चुनना, मुख्य क्रियात्मक समूह को चुनना। ठीक है, अब जैसे ही आपने पीएफजी को चुन लिया, आप दूसरे कार्य पर जाएंगे। दूसरा कार्य यह है कि अब आपको जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है उसको चुनना पड़ेगा। मुख्य कार्बन श्रृंखला का क्या मतलब है? दूसरा कार्य आप करेंगे सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, यानी कि मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन। मुख्य कार्बन श्रृंखला इसमें जब आप चुनने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है वो ये वाली है। डबल है और यहाँ पे ट्रिपल है ना। चलो इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे कर देते हैं, थोड़ा दूर दोनों इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि डबल और ट्रिपल में डबल को प्रायोरिटी मिल जाती है, तुम लोग के लिए कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वहां पर कर देते हैं। हालांकि उसमें डबल बॉन्ड चुन लिया जाता, अगर उसमें कार्बन श्रृंखला सेम मिलती तो आसान कर देते हैं, बाकी जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये कहानी है आपके सामने। मुख्य कार्बन श्रृंखला अभी कौन सी है? अभी ये वाली मुख्य कार्बन श्रृंखला है। कैसे चुना? अगर ये डबल बॉन्ड यहां पर होता ना तो मेरे किस्सा अलग हो जाता चुनने का। वो अभी हम उसमें समझेंगे कि डबल और ट्रिपल रहते हैं तो पहले डबल को प्रायोरिटी देते हैं कि ट्रिपल को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन अभी उतना सोचने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं डबल यहां पर लगा दे रहा हूं, क्योंकि अभी आप लोगों को मैं वो थोड़ी पढ़ा रहा हूं, अभी तो मैं स्टेप समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए सबसे पहला कार्य क्या था? मैंने किसको चुना?
मुख्य क्रियात्मक समूह ना। दूसरा काम मैंने क्या किया, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन किया है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्रम, क्रम बहुत जरूरी है। पहला काम मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन, दूसरा काम मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, तीसरा कार्य जो आता है वो है नंबरिंग, यानी कि आप अपने दिए हुए मुख्य कार्बन श्रृंखला का नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, कैसे नंबरिंग करेंगे, जहां से अभी ये छोड़ो कहां से करते हैं अभी सिखाऊंगा। ऐसे आप नंबरिंग करेंगे, इसको 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ऐसे नंबर देते हैं। समझ में आई बात? तो आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। 3 कार्य आपने कर लिए। पहला काम मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन कर लिया, दूसरा काम पीसीसी का चयन कर लिया, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, तीसरा काम नंबरिंग कर दिया, है ना। अब जो मुख्य कार्बन श्रृंखला से बाहर हैं, जो लोग मुख्य कार्बन श्रृंखला से, वही लोग प्रतिस्थापक होते हैं। वही लोग क्या होते हैं, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट। इस कार्बन चेन में मुख्य कार्बन श्रृंखला से बाहर कौन है, बताओ मुझे। यही तो मुख्य कार्बन श्रृंखला से बाहर है पूरे, है ना। तो यही लोग क्या हो जाएंगे, ये जो है आपके, ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापक। मेरी बात समझ में आ रही सबको? 3 काम आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाना चाहिए। सबसे पहला काम मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन, दूसरा कार्य मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, और तीसरा कार्य प्रतिस्थापक का, सॉरी तीसरा काम है नंबरिंग। तीसरा काम क्या है, नंबरिंग। ठीक है, जब आप मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे तो जो लोग उससे बाहर हो जाएं वही क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापक। मेरी बात समझ में आ रही है? पहले क्या कर लो, मुख्य क्रियात्मक समूह चुन लो, मुख्य कार्बन श्रृंखला चुन लो। मुख्य कार्बन श्रृंखला चुनते ही प्रतिस्थापक का अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद क्या कर दो, नंबरिंग कर दो। 3 काम हो गए। जैसे ही आपने ये तीनों काम कर लिए, चौथा कार्य आपको दिया जाएगा। आपको अब उसी फॉर्मेट में सबको लिखना होगा। किस फॉर्मेट में, P2, P1, एल्क, S1, S2। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? जब आप उसी फॉर्मेट में लिख देंगे तो जरा सोचिएगा, ये है आपका सब्स्टिट्यूएंट P2, यहां पर लिखा जाएगा। उसके बाद P1 क्या है, साइक्लिक है कि नहीं, तो ये साइक्लिक तो है ही नहीं, कहानी खत्म, P1 लिखा नहीं जाएगा। उसके बाद एल्क, कितने कार्बन होंगे, यहां पर 5 है, तो 5 का क्या नाम होता है वो यहां पर लिख दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद S1, एन है कि इन है कि आइन है। देखो इसमें डबल और ट्रिपल दोनों है, तो मुझे लिखना पड़ेगा इन आइन। मेरी बात समझ में आ रही है? डबल और ट्रिपल दोनों है ना, तो दोनों लिखना पड़ेगा, इन और आइन। हाँ, ये बताना पड़ेगा कि मेरा इन किस नंबर पर है। इन देखो यहां डबल बॉन्ड यहां से चालू है, तो मैं बताऊंगा कि दूसरे पर इन है, और 2, 3, 4 चौथे पर आइन है। मैं उसको बताना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसे मैं बता के लिखूंगा कि दूसरे पर इन है और चौथे पर आइन है। क्या हुआ? हाँ, तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? तो P2 का नाम लिख दूंगा, P1 है नहीं। एल्क 5 कार्बन, 5 कार्बन का क्या नाम होता है वो लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद जब S1 लिखूंगा तो S1 में N9 लिखना है, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड तो है ही, तो सिंगल बॉन्ड अगर है तो अगर केवल सिंगल होता तो N लिख देते, लेकिन क्योंकि डबल और ट्रिपल भी आ गए तो अब मुझे डबल का नाम लिखना पड़ेगा और ट्रिपल का नाम लिखना पड़ेगा। डबल का नाम इन है और ट्रिपल का नाम क्या है, आइन। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, 2 पे इन है और 4 पर आइन है। समझ में आया? वो आगे भी बताएंगे, बहुत परेशान नहीं होना। ठीक है, तो यहां तक काम हो गया है। S1 हमारा हो गया कंप्लीट। उसके बाद S2, S2 का मतलब मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो यहां पर आपको मुख्य क्रियात्मक समूह दिख रहा है, क्या है, COH। तो COH का क्या नाम होगा वो आप लिख देंगे। वास्तविकता में होता है ओइक एसिड, अभी बताएंगे आपको। तो COH का आप क्या नाम होता है वो यहां पर लिख देंगे। आपका पूरा नाम देखो कंप्लीट हो चुका है। P2 आपने लिख दिया, इसका नाम खत्म। P1 है नहीं, ये भी कहानी खत्म है। एल्क में आपने डबल और ट्रिपल को दिखा दिया किस किस पोजीशन पर है। ठीक है, उसके बाद सॉरी हाँ, एल्क के बाद एल्क कितने कार्बन है वो दिखा दिया। S1 बता दिया, डबल और ट्रिपल। S2 बता दिया कि आपका COH का क्या नाम है। आप इसी फॉर्मेट में लिख देंगे, आपका नाम पूरा हो जाएगा। आ रही बात समझ में? देखो इसका नाम लिख दूं मैं, इसका नाम क्या होगा, देखो ये प्रतिस्थापक है। प्रतिस्थापक में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। अच्छा देखो, प्रतिस्थापक में भी अगर आप गौर से देखेंगे तो मैंने एक थोड़ा कठिन आप लोगों के लिए बना दिया। ये देखो, ये पूरा प्रतिस्थापक के चेन से बाहर है ना, तो प्रतिस्थापक में भी तो कार्बन है, तो उसकी भी कार्बन श्रृंखला बनेगी, प्रतिस्थापक की भी, क्योंकि उसके कार्बन श्रृंखला से भी कोई बाहर है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्रतिस्थापक के बाहर भी एक प्रतिस्थापक है। ठीक है, इसको बोलते हैं
कॉम्प्लेक्स प्रतिस्थापक, एक होता है साधारण प्रतिस्थापक, एक होता है जटिल प्रतिस्थापक। तो ये कैसा है? जटिल प्रतिस्थापक है, क्योंकि यहां पर प्रतिस्थापक के बाहर भी एक प्रतिस्थापक लगा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? इसका नाम देखो, सबसे पहले मैं P2 लिखूंगा। देखो जरा, प्रतिस्थापक में इस वाले कार्बन के नीचे क्लोरीन लगा है, पहला नंबर का कार्बन है ये, तो इसको ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले P2 में देखो 1 क्लोरो, अच्छा 2 कार्बन है तो इथाइल। प्रतिस्थापक में आइल लिखना पड़ता है, 2 कार्बन है तो एथ होगा ना, तो क्लोरो है पहले कार्बन पे क्लोरो, तो 1 कार्बन पे क्या लिखा है? क्लोरो। ठीक है, 2 है इथाइल। इथाइल क्यों लिखा? क्योंकि प्रतिस्थापक है, मुझे इसमें इथाइल लिखना, वाईएल लिखना पड़ता है। तो 2 कार्बन थे तो एथ और वाईएल मैंने लिख दिया इथाइल। Ni9 किसके लिए है? मुख्य कार्बन श्रृंखला के लिए। वाईएल किसके लिए है? प्रतिस्थापक के लिए होता है। तो देखो 1 क्लोरो इथाइल, ठीक है। अच्छा, ये जो 1 क्लोरो इथाइल है वो आपके मुख्य कार्बन श्रृंखला के किस नंबर पर है? 3 नंबर पर है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, 3 नंबर पर है 1 क्लोरो इथाइल। आ रही बात समझ में? क्योंकि ये पूरा प्रतिस्थापक है ना, ये पूरा का पूरा प्रतिस्थापक है। मेरी बात समझ में आ रही है? इस पूरी कार्बन श्रृंखला के लिए तो 3 नंबर पर क्या लगा है? 1 क्लोरो इथाइल। मेरी बात समझ में आ गई? मुझे सबसे पहले क्या लिखना था? P2 मैंने यहां पर देखो लिख दिया। 3 नंबर पर क्या लगा है? 1 क्लोरो इथाइल। P2 कहानी खत्म। P1 है नहीं, P1 यहां पर है नहीं। आगे क्या बढ़ जाए? अल्क। अल्क मतलब कितने कार्बन है? आपकी कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए मैं क्या लिखूंगा? अल्क, पेंट। क्या लिखूंगा? पेंट। ठीक है, उसके बाद S1 लिखूंगा। S1 क्या बताता है? Ni9। तो जरा देखो, यहां पर डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो डबल और ट्रिपल जहां से चालू होते हैं वही उसकी पोजीशन होती है। चालू कहां से हो रहे हैं? यहीं से चालू हो जा रहे हैं, यहां पर खत्म। डबल कहां से चालू हो रहा है? दूसरी पोजीशन पे। तो यहां पर क्या लिखूंगा? पेंट टू इन ना। डबल को क्या बोलते हैं? S1 लिख रहा हूं ना, Ni9। तो S1 में क्या लिखूंगा? दूसरी पोजीशन पर मुझे इन मिला तो मैंने लिख दिया। चौथी पोजीशन पर देखो, ये चौथी पोजीशन से क्या चालू है? आइन। तो मैं यहां पर लिख दूंगा 4 आइन। बोलो, कहानी समझ में आ रही है? तो S1 पूरा हो गया मेरा। समझ में आया? अब S2 किसके लिए लिखा जाता है? मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए। मुख्य क्रियात्मक समूह क्या है हमारे पास? COH के लिए हमको लिखना है, COH का जो नाम होता है वो ओइक एसिड। क्या नाम है? अभी आपको दिखा देंगे क्या नाम होता है क्या नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। ओइक एसिड, ठीक है, आपके सामने नाम लिख के तैयार है। 1 क्लोरो इथाइल पेंट 2 इन 4 आइन ओइक एसिड, यही है। परेशान मत हो, अभी नहीं आएगा। अभी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने तुमको प्रतिस्थापक का नाम लिखना नहीं सिखाया। ठीक है, अभी तो केवल तुमको इतना ही समझ में आया होगा, पेंट 2 इन 4 आइन। ये भी नहीं समझ में आया होगा कि ये कैसे लिख दिया गया, इसका नाम भी मैंने बताया ही नहीं, तो समझ में कहां से आएगा? तो ऐसे लिखा जाता है। आपको बड़े बड़े जटिल जो भी आपको दिए होंगे आकृतियां, उसका नाम आप लिख पाएंगे इस हिसाब से। ये इस चर्चा में मैं नहीं जाना चाहता हूं कि इसका नाम मैंने कैसे लिखा, बस मैं ये बताना चाहता था कि देखो ऐसे ही इसी फॉर्मेट में नाम लिखा जाता है। कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि ये कैसे लिख दिया गया। ठीक है, इसमें नहीं जाना है कि लिख कैसे दिया मास्टर, हमको कम समझ में आया, क्योंकि अभी मैं समझाया ही नहीं, समझ में कैसे आएगा? सब पूरा तो होने दो, जब सब कहानी पूरी हो जाएगी तब तो आपको नाम समझ में आएगा। देखो अब सुनो गौर से, यहां पर इस आकृति को बताने का मात्र एक मकसद था कि आपको ये फॉर्मेट पता चल जाए कि किस फॉर्मेट में लिखना है मुझे। मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहले मैंने नाम लिखने के लिए क्या किया था? मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन किया था। फिर क्या किया था? मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन किया था। उसके बाद मैंने नंबरिंग कर दी थी ना। नंबरिंग करने के बाद मैंने फॉर्मेट में लिख दिया था P2 P1 L S1 S2, जो जिसका जो नाम था वो मैं लिखता चला गया, मेरा नाम अपने आप लिखा गया। कभी भी नाम लिखते समय सीक्वेंस गड़बड़ मत करिएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैं तुमको बताऊं ना, यही आकृति में फिर से बना देता हूं तुम्हारे सामने। यही थी ना, चलो कार्बन यहां पर उड़ा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो मेरी बात को समझना, जब किसी लड़के के सामने क्वेश्चन आता है ना, तो वो तुरंत
पूरा तुरंत ऐसे काम ही गड़बड़ हो गया, आपने मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन ही नहीं किया। मेरी बात समझ में आ रही है? आपने मुख्य क्रियात्मक समूह का, अभी तो ये साधारण आकृतियां हैं, जब थोड़ा जटिल कर दी जाएंगी, लड़का क्वेश्चन देखते ही तुरंत नाम लिखने भागता है, 2 इथाइल 3, गलत हो जाएगा, क्योंकि आज तक आप यही करते आए हैं, आपको कोई भी प्रश्न दिया आप सीधा नाम लिखने दो, उस पर दौड़ते हो ना। क्वेश्चन जैसे मान लो कोई भी आकृति दे दी तो तुम कार्बन जोड़ने लगते हो, कितना कार्बन है, क्या नाम होगा, इस 4 कार्बन है, ब्यूट होगा, वो हो गया गलत, बल्टादार हो गया, कहानी खत्म। समझ में आया? गलती क्या है समझ में आ रही है ना? ये गलती नहीं करनी है। गलती क्या है, आपको यही नहीं पता है कि मुझे क्या क्रम पकड़ना है। क्रम ये है आपके सामने, यही क्रम में आप नाम लिखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहले पीएचडी चुनो, फिर पीसीसी चुनो, फिर नंबरिंग करो, फिर उसको फॉर्मेट में अरेंज करके सारा नाम कंप्लीट करो। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आपको इसी तरह से नाम लिखना है। तो आप ये अगर लिखना चाहो तो लिख लो, क्या क्रम है नाम लिखने का, लिख लो नाम लिखने का क्रम, ऑर्डर ऑफ राइटिंग नेम, ऑर्डर ऑफ राइटिंग नेम। किस ऑर्डर में आप नाम लिखेंगे वो यहीं पर लिखा है, ऑर्डर ऑफ राइटिंग नेम, यानी कि नाम लिखने का क्या क्रम होगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलो, पीएफजी, फिर क्या लिखेंगे, पीसीसी, उसके बाद क्या लिखेंगे, नंबरिंग करेंगे, फिर फॉर्मेट में लिखेंगे। फॉर्मेट क्या था, P2 P1 L S1 S2, उसी में आप बस जमा दीजिए, उसको जो भी नाम आपने लिखा है उसको फॉर्मेट में लिख दीजिए, P2 P1 L S1 S2। हाँ जी, आइए, तो मैंने आप लोगों को क्रम बता दिया है, सबसे पहले पीएफजी का चयन, फिर पीसीसी का चयन, फिर नंबरिंग करना है, उसके बाद फॉर्मेट में अरेंज कर देना है। ठीक है, अब चलो इस फॉर्मेट में एक एक प्रक्रिया को समझते हैं। एक एक प्रक्रिया से क्या मतलब है, सबसे पहले ये देखते हैं कि हम पीएफजी का चयन कैसे करेंगे, यानी कि मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन कैसे करेंगे। तो वही है सबसे पहली हमारी हेडिंग, ये मिटा दूं मैं ऊपर, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, थोड़ा जगह और बन जाएगी मेरे लिए। चलिए देखो, अब हमारा जो सबसे पहला टास्क है वो यही है कि हम मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन कैसे करते हैं। ठीक है, तो लिख लो कॉपी में, मतलब हेडिंग है ये, मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन, आप लोगों ने लिखा हुआ है, परेशान होने की जरूरत। क्या है हेडिंग, मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन। देखो मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन कैसे करते हैं, इससे पहले यह सीख लेते हैं कि मुख्य क्रियात्मक समूह होते क्या है। ठीक है, चयन करने से पहले ये तो जाने कि मुख्य क्रियात्मक समूह क्या है। अच्छा, मुख्य क्रियात्मक समूह से पहले यह जानना ज्यादा जरूरी है कि क्रियात्मक समूह क्या है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो सबसे पहले जिस चीज की चर्चा अब हम कर रहे होंगे वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से क्या मतलब है, क्रियात्मक समूहों की चर्चा की जा रही है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह। ठीक है, अब देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है, अभी दिखाता हूं मैं आपको। जैसे उदाहरण के तौर पर अनमोल के आगे क्या लगा है, सिंह, अनूप के आगे सरोज। क्यों? क्योंकि अनमोल ऐसे घर में पैदा हुआ जिसके दादाजी सिंह थे, है ना, अनूप के दादाजी क्या थे, सरोज थे। इसका मतलब आपकी पहचान किस आधार पर है, आपकी पहचान का जो आधार है वो आपके बैकग्राउंड के आधार पर है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? वैसे ही मैं एक कार्बन श्रृंखला लिख दे रहा हूं, इसकी क्या पहचान है, इसकी पहचान इस आधार पर होगी कि इसमें कोई एक ऐसा ग्रुप लगा है जिसकी वजह से इसका पूरा क्रिया, इसका गुणधर्म निर्धारित होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इस कार्बन श्रृंखला की अपनी एक पहचान है, लेकिन जैसे ही ये एक्स लग जाएगा, एक अलग ग्रुप इस पे लग जाएगा, इस ग्रुप की वजह से इस पूरे कार्बन श्रृंखला का जो भी गुणधर्म होगा वो कौन निर्धारित कर रहा होगा, एक्स निर्धारित कर रहा होगा।
समझ में आ रहा है? तो कोई ऐसा ग्रुप, कोई ऐसी चीज जो किसी कार्बन श्रृंखला में, किसी कार्बनिक यौगिक में लगकर उस पूरे कार्बनिक यौगिक का क्रिया गुणधर्म निर्धारित करेगा, तो उस समूह को, उस ग्रुप को हम लोग क्या बोल देंगे? क्रियात्मक समूह। क्या बोल देंगे? तो क्रियात्मक समूह एक ऐसा समूह है जो किसी भी कार्बनिक यौगिक पर लगकर उसके क्रिया, उसके गुणधर्म को निर्धारित करेगा। समझ में आ गई बात? तो वही है क्रियात्मक समूह। अगर मैं क्रियात्मक समूह बदल दूंगा तो वहां पर क्रिया, वहां पर गुणधर्म बदलने लगेंगे। ठीक है? अब कितने क्रियात्मक समूह हैं? बहुत सारे क्रियात्मक समूह हैं। उसमें से मुख्य क्रियात्मक समूह का क्या मतलब है? जैसे उदाहरण के तौर पर आपके सामने दिखाता हूं क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह में क्या आंसर है। देखिएगा, जैसे मैंने बोला ये कार्बन की श्रृंखला है, मैं इसके सामने लगा दूं COOH। पहले ये कुछ नहीं था, पहले ये केवल था अल्केन। अल्केन का क्या मतलब है? एक ऐसा कार्बन, कार्बनिक श्रृंखला जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो। कार्बन हाइड्रोजन से क्या मतलब है? नॉर्मली जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो है हाइड्रोकार्बन। क्या है? कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन और उससे बने हुए यौगिक। तो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स। इसका क्या मतलब है? जो भी आपकी कार्बन श्रृंखला है आप कैसे लिखते हो? CH3, CH2, CH2, CH3, ये सब क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है? कार्बनिक यौगिक में हमेशा आपको कार्बन और हाइड्रोजन मिलेंगे ही मिलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो उसका आधार, किसी भी कार्बनिक यौगिक का आधार ही कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है? तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा भी कुछ चीजें मिल सकती हैं। अगर कोई ऐसा समूह है जो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा मौजूद है और वो उस पूरे कार्बन की श्रृंखला का गुणधर्म निर्धारित कर रहा है, तो वही क्या है? क्रियात्मक समूह है। ठीक है? कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई व्यक्ति मौजूद है। जैसे अगर मैं यहां पर CC ही लिखा हूं और इसके आगे क्या लगा दे रहा हूं? COH। आपको इंग्लिश में हाइड्रोजन तो लिखे ही नहीं। अब देखो मैंने जितने बंद, एक कार्बन कितने बंद बनाता है? 4। तो बचे हुए जितने भी बंद हैं 4 में से, जैसे ये 1 है तो 3 क्या होंगे? हाइड्रोजन ही होंगे। मैं बार बार उस चीज को लिखूंगा नहीं। ठीक है? तो जिसमें जितने बचे हुए 4 के अलावा, जैसे इसको देखो, ये 2 बंद बनाया तो बचे 2 क्या होंगे? हाइड्रोजन। समझ में आया? वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अभी वो उस चर्चा पे हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे। तो मैं क्या कर रहा था? प्रिंसिपल फंक्शन का सिलेक्शन की बात कर रहा था। देखो जैसे इस कार्बन श्रृंखला में मैंने क्या लगा दिया? COH। ठीक है? तो अब पहले ही क्या था? अल्केन ना, लेकिन अब इस पूरे श्रृंखला का जो गुणधर्म होगा वो एक एसिड की तरह होगा, अम्ल की तरह होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ बगल में ये एक COH फंक्शनल ग्रुप, COH क्रियात्मक समूह लग गया है। यानी कि आपका जो कार्बन की श्रृंखला थी या फिर कार्बन का जो यौगिक था उसका गुणधर्म इस ग्रुप के लगते ही बदल गया। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा ठीक है। जैसे यहां पर मैं लगा दूं CHO, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो अब इस पूरी कार्बन श्रृंखला का कैसा प्रभाव होने लगेगा? एल्डिहाइड की तरह होने लगेगा। समझ में आया? देखो तो अब जैसे यहां पर CHO लगा है, यहां पर मान लो मैंने अल्कोहलिक ग्रुप लगा दिया। OH होता है अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है? ठीक है, यहां पर मैंने Cl लगा दिया। अब इस केस में क्या है? इस केस में अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह देखने को मिलेंगे। दिख रहा है कि नहीं? देखो एक क्रियात्मक समूह ये रहा, अगला क्रियात्मक समूह ये रहा, अगला क्रियात्मक समूह ये रहा। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई लोग हैं तो ये क्रियात्मक समूह हो गए हैं। अब देखो इन क्रियात्मक समूहों में से अब ये ढूंढना मुश्किल है कि इस कार्बन की जो श्रृंखला है उसका गुण किसके जैसा होगा? इसके जैसा होगा, इसके जैसा होगा कि इसके जैसा होगा? तब इस वक्त ये कार्बन की श्रृंखला या फिर ये कार्बनिक यौगिक इन तीनों में से जिसका गुणधर्म दिखाएगी वही वाला मुख्य हो जाएगा। है तो तीनों क्रियात्मक समूह, लेकिन अब ये कार्बन श्रृंखला तीनों से लगी होने के बावजूद जिसका गुणधर्म दिखा रही होगी वही क्या हो जाएगा? मुख्य। वही क्या हो जाएगा? मुख्य। और अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर ये कार्बन श्रृंखला CHO का गुण दिखाती है, एल्डिहाइडिक ग्रुप दिखाती है, इसलिए यहां पर यही क्या हो जाता है? मुख्य हो जाता है। कहानी समझ में आ रही है? तो मुख्य क्रियात्मक समूह ये हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर आपने कैसे चुन लिया? तो मेरे पास एक क्रम है, मैं उसी क्रम में सारे समूहों को लिखता चला जाऊंगा। उस क्रम में जब जो ऊपर आएगा वही मुख्य हो जाएगा, जो नीचे आएगा वो मुख्य नहीं रहेगा। कब? जब एक से ज्यादा लोग मौजूद हो। अगर एक ही पाया जा रहा है तो वही मुख्य है। जैसे अकेले COH पाया जा रहा है तो वही मुख्य है। ठीक है? अकेले CHO ही पाया जा रहा है तो वही मुख्य है। अकेले अल्कोहल ही पाया जा रहा है तो वही मुख्य है। यानी कि अगर कोई क्रियात्मक समूह अकेले पाया जा रहा है तो वही मुख्य क्रियात्मक समूह हो जाएगा। लेकिन अगर वो एक से ज्यादा है, क्रियात्मक समूह की मात्रा क्या है? एक से ज्यादा है, तो उस वक्त क्रियात्मक समूहों का
चयन कैसे होगा, मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन कैसे होगा, मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन इस आधार पर होगा कि जो अभी मैं क्रम लिखाऊंगा उसमें से ऊपर कौन है और नीचे कौन है। जो ऊपर होगा वो मुख्य हो जाएगा। जैसे अभी मैं क्रम लिखाऊंगा तो उसमें CHO ऊपर आता है और OH नीचे आता है, तो मुख्य कौन हो जाएगा, CHO एल्डिहाइड। समझ में आ गया? तो एक रहेगा तो वही मुख्य, और अगर एक से ज्यादा है तो क्रम में जो ऊपर है वो मुख्य। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अब मैं आपको लिखवा देता हूं कितने ऐसे क्रियात्मक समूह हैं जो मुख्य क्रियात्मक समूह बन सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप समझ में आया, क्रियात्मक समूह समझ में आया? क्रियात्मक समूह क्या है, ऐसा समूह जो किसी भी कार्बनिक यौगिक में लगकर उसके क्रिया उसके गुणधर्म को क्या करता है, प्रभावित करता है, उसी को क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह। तो अ ग्रुप विच when attached to any carbon chain defines the property of that carbon chain is known as functional group। ठीक है, आइए मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन करते हैं। ठीक, चलो, तो मुख्य कार्बन क्रियात्मक समूह का जब चयन होगा तो मैं एक क्रम लिखाऊंगा, ऑर्डर लिखाऊंगा। उसी ऑर्डर में जो ऊपर आएगा वो मुख्य हो जाएगा, जो नीचे आएगा वो मुख्य नहीं होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा COOH। देखो पहला COH। COOH क्या है, COH होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, दूसरा आ जाइए, दूसरा है SO3H। ये क्या है, सल्फोनिक एसिड। तीसरा है एनहाइड्राइड। ठीक है, एनहाइड्राइड। ठीक है, चौथा ये क्या है, एस्टर। उसके बाद ये है आपका एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। ध्यान से क्रम गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्रम गड़बड़ हुआ तो काम खत्म हो गया। ठीक है, एसिड हैलाइड। उसके बाद 5 मैंने लिख दिया है। छठा C++ON। ये क्या है, अमाइड। ठीक है, सातवां कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड। अमाइड के बाद सातवां आ जाएगा साइनाइड, CN। ये क्या है, साइनाइड। ठीक है, सातवां है। फिर उसके बाद आठवां देखिए NC। NC क्या है, आइसोसाइनाइड। गुड, आइसोसाइनाइड। नौवां एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। 10वां कीटोन। 11वां अल्कोहल, दारू वाला ग्रुप। बोलो बच्चा, कहानी समझ में आ रही सबको? 12वां थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल। और 13वां NH अमीन, अमाइन है आपका अमाइन। ठीक है भैया, ये क्या है, ये 13 ऐसे क्रियात्मक समूह हैं जो मुख्य क्रियात्मक समूह बन सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या कुछ ऐसे क्रियात्मक समूह भी हो सकते हैं क्या जो कभी मुख्य क्रियात्मक समूह बन नहीं सकते? हाँ, हो सकते हैं।
अभी मैंने उनका नाम नहीं लिखवाया। कुछ ऐसे क्रियात्मक समूह भी हैं जो कभी भी मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं बन सकते। फिर ये तेरा क्या है, ये तेरा वो क्रियात्मक समूह है जो कभी भी किसी भी कार्बनिक यौगिक में लगेंगे तो मुख्य क्रियात्मक समूह बन सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? कैसे चुनेंगे आप? क्रम से। अगर कोई अकेले मौजूद हुआ, इन 13 में से कोई अकेले मौजूद हुआ तो वो मुख्य क्रियात्मक समूह बन जाएगा। समझ में आया? लेकिन अगर साथ में मौजूद हुए, एक से ज्यादा मौजूद हुए, तो जो क्रम में ऊपर आएगा वही मुख्य क्रियात्मक समूह। कोई दिक्कत? ठीक है, उतारना उतार लो। सबका हो गया है नोट? हाँ, तुम लोग कल नोट किए थे ना, तो तुम लोग का तो नोटेड है। आगे बढ़े फिर, तुम देख के लिख लेना। हाँ ठीक है, चलो। मौसम बड़ा अच्छा हो गया यार, बारिश वाला, बारिश वाला मौसम है ना। अब ध्यान से सुनो इधर, ये क्रम 1% आप भूल नहीं सकते हैं। अगर आप भूल गए क्रम तो कहानी खत्म हो गई। जैसे मान लो मैंने दे दिया दो ग्रुप लगा के दे दिया, ये और ये। अब तुम्हें पता ही नहीं कि ये दूसरे नंबर पर आता है 10वें नंबर पे, हो गया गड़बड़। तुम चुन ही नहीं पा रहे हो मुख्य क्रियात्मक समूह, पहले कदम नहीं पकड़ पाए तो नाम कैसे लिखोगे? समझ में आया? इसका मतलब आपको ये क्रम एकदम सीक्वेंस से याद रहना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिडाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल, अमाइन। ठीक है, एक सांस में बोल दो, इतना तेज याद रहे। ठीक, दूसरी सांस ना, तब तो ठीक है। समझ में आ गया? देखो मैं कोशिश करूंगा कि हर वो चीज तुमको बताई जाए जिससे तुम्हारा नॉलेज इनहेंस हो, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको मेमोराइज भी करनी पड़ेंगी, हर चीज हम समझा ही नहीं सकते। ठीक है, कुछ अब कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है तो होता है, उसमें मैं बताऊंगा नहीं, उसमें मैं क्या बता दूं तुमको COH क्यों होता है। अच्छा, दो फॉर्म है, एक बड़ा रूप, जैसे मैं COH है तो C डबल बॉन्ड OH लिखना पड़ेगा मुझे, ऐसे भी होता है COH। ठीक है, उसका मैंने छोटा रूप लिखा है यहाँ पर, जैसे COH है तो दो है ना, तो मैं सीधा लिख दिया COH, ये ध्यान देना। SO3H है तो S, ये है SO3H। ठीक है, ऐसा क्या है, ऐसे मैंने कैसे बना दिया? जनरली जो ऑक्सीजन है वो दो बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? दो बॉन्ड बनाता है। जरा गौर से देखो, जब मुझे COOH लिखना था, तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे लिख दिया। जैसे देखो COOH लिखना था ना, मैंने यहाँ पर एक बॉन्ड पहले से बना रखा है। क्यों? क्योंकि ये जो मुख्य क्रियात्मक समूह है, ये जो हमारी मुख्य क्रियात्मक समूह की मैं चर्चा कर रहा हूं, ये क्या दिखा रहा हूं? इक्विवेलेंसी। क्यों? क्योंकि ये मेरे मुख्य कार्बन श्रृंखला से ही तो जुड़ा होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर एक खुला चेन दिखा रहा हूं, एक बंद मैं यहाँ पर दिखा रहा हूं। क्यों? क्योंकि यही तो ग्रुप हमारे मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़ेगा ना, इसलिए ये खुला है, इससे कोई नहीं मैं जोड़ा हूं। ठीक है, ये देखो एक सी हो गया। OH अगर मुझे बनाना है, क्या मुझे बनाना है? COH। तो देखो दो O है, दोनों O कितने कितने बंद बनाएंगे? डबल। तो देखो COOH, तो एक ऑक्सीजन तो H से जुड़ा है, आपको साफ समझ में आ रहा है? एक ऑक्सीजन किससे जुड़ा है? H से। अरे OH बोलने का मतलब एक ऑक्सीजन H से जुड़ा है, तो एक ऑक्सीजन को लो मैंने H से जोड़ दिया, इस वाले ऑक्सीजन ने एक बंद बना लिया। तो अगर ये कार्बन से जुड़ा होगा तो एक ही तो बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन दो बंद बनाता है। ये लो, दो बंद इसके पूरे हो गए, पास में बनाते हैं। देखो OH, इस ऑक्सीजन ने एक बंद किससे बना लिया? हाइड्रोजन से। तो अब इस ऑक्सीजन को कितना बंद बनाना था? दो बनाना था, एक पूरा हो गया तो एक और बना लेगा कार्बन से। कहानी समझ में आ गई? ये वाला ऑक्सीजन कितना बंद बनाएगा? दो। अभी कितने बनाए? एक भी नहीं। ये लो डबल हो गया COH। समझ में आया? तो ऐसे सोच सकते हैं आप। ठीक है, कि किसकी आकृति क्या है? एनहाइड्राइड। अब इस एनहाइड्राइड को मैं और भी आसान COOC भी लिख सकता हूं। समझ में आया? COOC, 3 O लगा सकता। ठीक है, बोलो। ठीक है, तो ये आकृतियां हैं, जिसका नहीं नोट है आगे बढ़ जाते हैं, वैसे सबका नोट है। ठीक है, मिटा दिया जाए। तो आपको क्रम एकदम याद रहना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिडाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायो अल्कोहल और अमाइड। अच्छा, यहां तक की चर्चा हमारी हो गई है। देखो अगला पॉइंट देखते हैं।
ये मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे आपके सामने 5 ग्रुप है, 1 2 3 4 और 5। ये 5 ऐसे, ये 5 क्या है, क्रियात्मक समूह ही है। तो मैंने इनको वहां क्यों नहीं लिखा? मैंने आपसे बोला था कि ये 13 जो मैंने 13 लिखा थे वो 13 थे जो क्रियात्मक समूह तो हैं लेकिन वो मुख्य क्रियात्मक समूह बन सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 क्या है, ये 5 भी क्रियात्मक समूह है लेकिन ये कभी भी मुख्य क्रियात्मक समूह बन ही नहीं सकते। ये अकेले भी होंगे तो भी मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं बनेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं किसी कार्बन श्रृंखला में, ऐसे देखो, किसी कार्बन श्रृंखला में यहां पर NO2 लगा देता हूं, NO2 क्या इन 5 में से एक है? तो ये कभी भी मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं बनेगा, भले ही अकेले ही है। समझ में आ रही बात? तो वो 13 अगर अकेले हुए तो मुख्य क्रियात्मक समूह बन जाएंगे, किसको छोड़कर? इन 5 को छोड़कर। तो जितने भी क्रियात्मक समूह हैं वो मुख्य क्रियात्मक समूह बन सकते हैं इन 5 को छोड़कर। NO2, NO, OR, OR क्या है? ईथर। X क्या है? हेलोजन। हेलोजन क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कभी भी मुख्य क्रियात्मक समूह बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, तो इन 5 को छोड़कर कोई भी क्रियात्मक समूह होगा तो वो मुख्य क्रियात्मक समूह बन सकता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला, अब आपको पॉइंट लिखवा दूं मैं, सबने लिख रखा है फिर भी मैं एक बार डिक्टेट कर देता हूं। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ पीएफजी में जो आपको पहला पॉइंट लिखना था, क्योंकि कल मैंने लिखवाया था तो आज मैं केवल बोल दे रहा हूं। ठीक है, तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो यही है कि अगर कार्बन, ये हम लोग कल लिखे थे ना ये पॉइंट, कि अगर कार्बन श्रृंखला में, अगर कार्बनिक यौगिक में केवल एक ही क्रियात्मक समूह होगा इन 5 को छोड़कर, ठीक है, अगर कार्बनिक यौगिक में केवल एक ही क्रियात्मक समूह होगा इन 5 को छोड़कर, तो वही क्या हो जाएगा? मुख्य क्रियात्मक समूह हो जाएगा। ठीक है, सीधी बात है, इन 5 को छोड़कर अगर वो कोई भी क्रियात्मक समूह हुआ तो वही मुख्य हो जाएगा। तो पहला पॉइंट यही है कि अगर कार्बनिक यौगिक में कोई भी क्रियात्मक समूह इन 5 को छोड़कर होगा तो वही क्या हो जाएगा? मुख्य क्रियात्मक समूह हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था? अगर कार्बनिक यौगिक में एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह हुए तो हमको मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन उस क्रम से करना होगा जो मैंने अभी आपको लिखवाया था। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिक का चयन कैसे होगा? प्रायोरिटी ऑर्डर से होगा। सॉरी, मुख्य जो क्रियात्मक समूह है उसका चयन कैसे होगा? प्रायोरिटी ऑर्डर से, जो मैंने 13 लिखवाए थे उसके हिसाब से। तो पहला पॉइंट, अगर कार्बनिक यौगिक में केवल एक क्रियात्मक समूह है इन 5 को छोड़कर तो वही मुख्य हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर कार्बनिक यौगिक में एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह हुए तो उनमें से मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन प्रायोरिटी ऑर्डर से होगा। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? जो मैंने आपको लिखवाया था 13। ठीक है, उसमें कैसे चयन करेंगे? जो ऊपर रहेगा वो मुख्य हो जाएगा। ठीक है, जब एक से ज्यादा हुए। यहां हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन कंप्लीट होता है। मैं 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपके लिए काम हो जाए। चलो, CH3 CH C करते हैं, Cl CH H, हाँ चलो ठीक है, CHOH। चलो जरा बताओ मुझे, इसमें कितने क्रियात्मक समूह हैं? क्रियात्मक समूह का क्या मतलब है? कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? मुख्य नहीं पूछा मैंने, क्रियात्मक समूह पूछा है। कितने क्रियात्मक समूह हैं? देख के बताओ। देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये भी तो क्रियात्मक समूह है, मुख्य नहीं बन सकता तो क्या हुआ? क्रियात्मक तो है। अच्छा, एक क्रियात्मक समूह ये भी है, डबल बॉन्ड। ध्यान देना, इन और आइन ये भी क्रियात्मक समूह में गिने जाते हैं, मुख्य नहीं होते लेकिन क्रियात्मक समूह में गिने जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कितना क्रियात्मक समूह है तो आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड की संख्या भी गिननी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? नहीं समझ में आ रही? तो कितने क्रियात्मक समूह है? एक ये हो गया, 2, 3 और 4 क्रियात्मक। उत्तर समझ में आ गया? अच्छा, इसमें से मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है? अब देखो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का चयन करना है तो क्या क्लोरीन कभी मुख्य क्रियात्मक समूह बन सकता है? बन ही नहीं सकता। इसमें से आ रहा है ना, तो ये तो हमेशा ही नहीं बनेगा।
क्या OH बन सकता है? बन सकता है, देखना पड़ेगा कि क्रम में कहां आता है। CHO बन सकता है? बन सकता है, देखना पड़ेगा कि क्रम में कहां आता है। तो क्रम में ऊपर एल्डिहाइड आता है, अभी आप देखेंगे, नीचे कौन आता है? अल्कोहल। तो एल्डिहाइड, कीटोन, तब अल्कोहल, थायोअल्कोहल अमाइन आता है ना। तो एल्डिहाइड ऊपर है, अल्कोहल नीचे है, तो मुख्य क्रियात्मक समूह कौन बन जाएगा? CHO, एल्डिहाइड। कौन मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया इसमें? CHO। समझ में आ गया क्वेश्चन? कोई दिक्कत इस प्रश्न में? ठीक है, इसको मिटा दे। तो ये क्वेश्चन आप लोग को लिखना हो लिख लीजिएगा, मिटाया जा रहा है। चलो अब अगला प्रश्न देखिए। चलिए बताइए, मुख्य क्रियात्मक समूह। सबसे पहले तो ये बताओ कितने क्रियात्मक समूह हैं? कितने क्रियात्मक समूह हैं? 1 2 3 4 5 6। कितने क्रियात्मक समूह हो गए? अब इसमें से मुख्य क्रियात्मक समूह कितने हैं? अरे मुख्य क्रियात्मक समूह तो एक ही होगा, है कौन सा? हाँ ठीक है, मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है? COH। क्यों? क्योंकि ये क्रम में सबसे ऊपर। कहानी समझ में आ गई सबको? अनुज समझ में आया? ठीक है, तो ये है आपका चयन का क्रम। मिटा दिया जाए सब? तो दो नियम आपको मुख्य क्रियात्मक समूह के चयन के, दो नियम याद होने चाहिए। कैसे चुनेंगे? अगर कोई भी क्रियात्मक समूह इन पांचों को छोड़कर मौजूद होगा अकेले, तो वही मुख्य क्रियात्मक समूह हो जाएगा। दूसरा नियम क्या है? अगर एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह होंगे, इन पांचों को छोड़कर ही बात की जा रही है, तो जो क्रम हमको दिखवाया गया है, प्रायोरिटी ऑर्डर लिखवाया गया है, उसमें से जो प्रायोरिटी में ऊपर रहेगा वही मुख्य बन जाएगा, बाकी सारे मुख्य नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा एक और दिखाते हैं, देखो ठीक है, चलो इधर देखो, कितने क्रियात्मक समूह हैं? कितने क्रियात्मक समूह हैं? 1 2 3 4 5 और कहां है भैया? हाँ, CH3 कब से क्रियात्मक समूह हो गया? बोलो। अरे ये डबल बॉन्ड है इन, ये ट्रिपल बॉन्ड है आइन, दो तो ये हो गए, एक CHO एल्डिहाइड क्लोरीन, और ये कीटोन C डबल बॉन्ड O, लिखवाए थे ना C डबल बॉन्ड O, कीटोन, इसके दोनों तरफ कार्बन श्रृंखला लगी रहती है, वही कीटोन होता है। बोलो, और कौन सा क्रियात्मक समूह ढूंढ रहे हो तुम लोग? तो कितने क्रियात्मक समूह हैं? 5। मुख्य कौन सा होगा? मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा है इसमें, जल्दी बोलो।
CHO कौन सा है? CHO, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड क्या है? मुख्य क्रियात्मक समूह। अब सुनना मेरी बात, मैंने पहला नियम आपको बताया कि अगर पांचों को छोड़कर कोई भी क्रियात्मक समूह होगा तो वही क्या होगा? मुख्य क्रियात्मक समूह। ठीक है, अगर अकेले कोई भी क्रियात्मक समूह मौजूद है उन पांचों को छोड़कर तो वही क्या हो जाएगा? मुख्य। ठीक है, दूसरा नियम मैंने बताया कि अगर एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह है तो हमारे क्रम में जो ऊपर आएगा वही मुख्य हो जाएगा। अब सुनना, अगर एक मुख्य हो गया तो मुख्य इसमें से कौन सा है? जरा बताओ। CHO क्या है? मुख्य। ये हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया। तो ये सब क्या है? ये जो बचे लोग हैं, मुख्य क्रियात्मक समूह के अलावा बचे हुए जो भी क्रियात्मक समूह होते हैं उनको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कि प्रतिस्थापक। क्या बोलते हैं? ठीक है, ये क्लोरीन प्रतिस्थापक हो गया। अच्छा, ये इन और आइन तो इसमें है ना, तो ये प्रतिस्थापक नहीं होंगे, ये तो आपके चेन में ही आ जाएंगे। जो लोग चेन में आते हैं वो प्रतिस्थापक नहीं होते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्लोरीन प्रतिस्थापक। उदाहरण दिखाता हूं। जरा बताओ, मुख्य क्रियात्मक समूह तो बचे हुए ये जो चेन से बाहर है वो क्या हो जाएंगे? सब प्रतिस्थापक। समझ में आई बात? तो मुख्य क्रियात्मक समूह के चयन करने के बाद जो भी प्रतिस्थापक बचेंगे, जो भी आपके क्रियात्मक समूह बचेंगे वो क्या हो जाएंगे? प्रतिस्थापक। क्या हो जाएंगे? अच्छा, आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कीटोन को क्यों नहीं इंक्लूड किया प्रतिस्थापक में ना? देखो, कीटोन का प्रतिस्थापक का चुनने का नियम अलग है, कीटोन और एल्डिहाइड का, बाद में बताऊंगा। लेकिन कीटोन को छोड़ दिया जाए तो जितने भी लोग हैं ना, उनका जब भी हम क्या करेंगे? मुख्य क्रियात्मक समूह चुनेंगे तो उसके अलावा जो भी क्रियात्मक समूह बचेंगे वो क्या हो जाएंगे? प्रतिस्थापक हो जाएंगे। सब समझ में आ गई बात? तो दूसरा नियम मैंने यही लिखवाया था कि अगर दी हुई कार्बनिक यौगिक में एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह होंगे तो हम मुख्य क्रियात्मक समूह का चयन प्रायोरिटी ऑर्डर से करेंगे। जो ऊपर आएगा वही क्या हो जाएगा? मुख्य क्रियात्मक समूह। बचे हुए सारे क्या हो जाएंगे? प्रतिस्थापक। समझ में आया? ठीक है, यहां पे आपकी मुख्य क्रियात्मक समूह के चयन की सारी प्रक्रिया क्या होती है? पूर्ण होती है। इससे ज्यादा मुख्य क्रियात्मक समूह के चयन में कुछ नहीं है। अब जो हमको अगली चीज पढ़नी है वो है प्रिंसिपल कार्बन चेन का चयन। इसको कल सीखेंगे। ठीक है, आज का जितना चीज था सब समझ में आया? कोई समस्या? तुम्हें कोई डाउट? चलो जाओ थोड़ा पानी वानी पी लो सब लोग, फिर अगला टॉपिक चालू करो।